वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने उसमें कवर किया था टॉपिक इथिक्स एंड रिलीजन। साथ साथ हमने देखा था रिलीजन एंड साइंस के बारे में। फिर हमने कुछ जाने यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन आपको हर एक सोसाइटी में मिल जाएंगे। उसमें एक जो पॉइंट था बी अपराइट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। When you have a rule or principle, follow it whatever the circumstances or the results। अगर आपके कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी में कुछ भी प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर आप उसको फॉलो करिए। कंसीक्वेंसेस की चिंता मत करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। देखते हैं केस स्टडी, समझ में आएगा। A boy who after his hard efforts could qualify and get the post of IAS and consequently his family started to compel him for marriage। अब ये जो नया नया आईएएस सिलेक्ट हुआ बंदा है, इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है मैरिज के लिए। तो ये बात मान जाता है फैमिली की, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसे नहीं चाहिए डाउरी, और कहता है एक्सपेंसेस शुड आल्सो बी शेयर्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज। चलिए, बट हिज फादर also noted for this at that time, but after a few days he got to know that his family was pressuring the family of bride for the dowry। उसकी फैमिली ये बात नहीं मानी और वो प्रेशर बनाने लगी डॉरी के लिए ब्राइड की फैमिली के ऊपर। तो ये जो नया नया आईएएस है वो पूछता है अपने फादर से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फादर कहते हैं मेरे ऊपर एक सोशल प्रेशर है, समाज ऐसा करता है इसलिए हम कर रहे हैं। फादर रिप्लाइड दैट यू डिड नॉट वांट डॉरी, बट as a member of society we could not refrain ourselves to take this। तो फादर भी एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं किसका? डॉरी का। अब वो क्या कह रहा है? इन रिस्पॉन्स टू दिस ही आस्क्ड द मनी बैक फ्रॉम हिज फादर। तो वो अपने फादर से कहता है कि आप मुझे वो वापस करिए, मैं उस ब्राइड की फैमिली को ये दे दूंगा। दैट ही कुड रिटर्न मनी टू द ब्राइड्स फैमिली, बट हिज फादर रिफ्यूज टू गिव। अब उसके फादर इसके लिए मना कर देते हैं। अब वो करेगा क्या? यहां तक तो ये हो गई स्टोरी। इसके बाद हो गया उसका एथिकल एक्शन, और बी अपराइट की जो कहानी है वो आपको यहां पर दिखेगी। उसने क्या किया? ही रिफ्यूज्ड फॉर मैरिज एट दैट टाइम। उसने मना कर दिया, अभी वो शादी नहीं करेगा। एंड रिटर्न द मनी फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट। कैसे भी व्यवस्था करके जो डॉरी का अमाउंट था वो वापस किया। और क्या करता है? एज ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। चलिए, उसने अभी शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन वह प्रिंसिपल्स वाला व्यक्ति था। आफ्टर फ्यू डेज एज द ब्राइड फैमिली गॉट द मनी बैक। जब उन्हें पैसा मिल गया, ही डिड द मैरिज विद द सेम गर्ल इन अ कोर्ट विद नो डॉरी एज वेल, दो although he had lost his relationship with his father। तो उसे जब इथिक्स के प्रिंसिपल्स पकड़ने पड़े तो क्या छोड़ना पड़ा? उसको शायद छोड़ देना पड़ा रिलेशनशिप विद फादर। तो जब बी अपराइट की बात है तो वाट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, फादर के साथ रिलेशन रहे या टूट जाए, तो रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना है, दहेज नहीं तो नहीं। तो ये एक केस स्टडी अच्छी सी है। अब इसमें जो वर्च्यूज दिख रही हैं इस आईएएस में वो क्या है? इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को हम कैसे समझते हैं? मोरल कंसेंटियसनेस, मोरल कमिटमेंट, मोरल कंसिस्टेंसी, मोरल अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी वर्च्यूज को मिला के इंटीग्रिटी वर्च्यू देखी जाती है। तो इसको जब हम इंटीग्रिटी पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी आप समझिए कि ये जो बंदा है इसमें इंटीग्रिटी दिखी है, या कहिए सेल्फ कंट्रोल की बात है। इफ यू आर checking your friend phone without his consent or by deceiving him, then you are an unethical person। तो unethical act ये भी हो सकता है, आप अपने फ्रेंड का फोन उसकी बिना परमिशन के देख रहे हैं, although अब वो आपका फ्रेंड है, वो शायद आपसे कुछ कहे भी ना जब उसे पता लग जाए, लेकिन ये एक्ट अनएथिकल एक्ट है। एक और की टर्म है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, कन्वेंशनल और कस्टमरी मोरालिटी। ये क्या होती है भाई? देखिए, यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्या? जनरेशन, वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। मींस पीढ़ियों से जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो कहीं ना कहीं जनरेशन और कस्टमरी मोरालिटी में लाई करती है। देखते हैं क्या है। नॉर्म्स, कस्टम्स दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मींस आपके दादाजी ने आपके पिताजी को बताया, आपके पिताजी ने आपको बताया। चलिए, आर नॉन एज कस्टमरी मोरालिटी। क्या आपने उस नॉलेज को क्रॉस चेक किया, उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया, कुछ रेशनल रिफ्लेक्शन उसमें लाए? शायद नहीं।
It focuses on maintaining social order and gaining the approval of others rather than relying on independent रेशनल रिफ्लेक्शन। जो भी नॉलेज पास ऑन हुई, नॉर्म्स कस्टम पास ऑन हुए जनरेशन से, वो हमने रेशनल रिफ्लेक्शन से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। और करने की कोशिश क्या की, ऐसा क्यों किया गया? आपको जो नॉर्म्स एंड कस्टम्स बताए जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश है, सोशल ऑर्डर को तवज्जो दी जा रही है। समाज ऐसा ही करता है, अगर हम ऐसा करेंगे तभी समाज में सही समझ में आएंगे, इसलिए हम भी ये करने लगते हैं। तो अगर जब सोशल ऑर्डर की बात है तो क्या नहीं है? नहीं है यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो जब भी कस्टमरी मोरालिटी की बात है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पास ऑटोनॉमी नहीं है। वहां सोशल ऑर्डर की बात है, सोसाइटल विल की बात है, रेशनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब आप शायद कस्टमरी मोरालिटी और कन्वेंशनल मोरालिटी की डेफिनेशन समझ गए होंगे। क्या होता है सोशल ऑर्डर, क्या होता है गेनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स। मीन्स सामने वाला कर रहा है तो हम भी करेंगे। मंगल को बाल नहीं कटाने, ये बात आपको किसने बताई? शायद आपके पिताजी या माताजी ने। उनको किसने बताई? उनके पिताजी या माताजी ने। उनको किसने बताई? उनके एंसेस्टर्स ने। तो ऐसे ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है, लेकिन क्या कभी हमने इसको रेशनल रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में देखा? शायद नहीं। तो इसलिए वो नॉलेज कस्टमरी मोरालिटी और कन्वेंशनल मोरालिटी में आती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे ही इसके एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेसिज्म, दैट इज विडोहुड नॉर्म्स। अब देखिए, परिवार में कोई विडो जो होती है, उस विडो विमेन को व्हाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या कभी उसने पूछा मुझे व्हाइट कपड़े ही क्यों? मेरी जिंदगी में डाइवर्सिटी क्यों नहीं? क्यों मोनोटोनस जिंदगी कर दी जाएगी मेरी? अब उसे अगर वो पूछेगी भी, वैसे तो पूछना अलाउ ही नहीं है, अगर वो पूछेगी भी तो क्या बताया जाएगा? हमारी पीढ़ियां ऐसे करती रही, समाज ऐसा करता है। तो गेनिंग द अप्रूवल, और अगर हम नहीं करेंगे तो समाज हम पर थूकेगा, ये भी कहा जाएगा। तो समाज का अप्रूवल पाने के लिए ये सब किया जाता है। तो विडोहुड नॉर्म जो बने कि एक विडो को किसी भी गुड फॉर्च्यून वाले रिलीजियस रिचुअल्स में नहीं जाना, किसी पूजा में नहीं बैठना, क्योंकि वो साइन है किसका? बैड फॉर्च्यून का। तो विडो को बैड फॉर्च्यून से रिलेट किया जाता है। ऐसा कैसे हुआ? बस उसको बता दिया जाता है आप एसोसिएटेड हैं बैड फॉर्च्यून से, इसलिए आप किसी गुड फॉर्च्यून वाले काम में ना आए, किसी पूजा या फंक्शन में ना आए। अगर वो विडो पूछना भी चाहे ऐसा क्यों, मेरे साथ ही बैड फॉर्च्यून क्यों, तो कह दिया जाएगा ऐसा तो पीढ़ियों से होता आ रहा है। लेकिन रेशनल रिफ्लेक्शन कोई नहीं करेगा, रेशनल रिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है। और क्या अलाउ है? क्योंकि समाज ऐसा कर रहा है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम नहीं करेंगे तो समाज हम पर थूकेगा। दूसरा देखते हैं प्योरिटी पॉल्यूशन का जो नॉर्म है, जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स आर रिफ्रेन टू एंटर इनटू वर्शिप प्लेसेस। तो ये जो एक्टिविटी है ये कस्टमरी मोरालिटी में आती है। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों, तो शायद कह दिया जाएगा जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, और कोई रेशनल रिफ्लेक्शन जैसी चीजें वहां पर नहीं समझ में आती। और क्या समझ में आता है? गेनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स। और क्या समझ में आता है? सोशल ऑर्डर। If one does not follow customary morality, then it is quite possible that he or she can be ostracized. इसीलिए gaining the approval of other, अगर आप अप्रूवल नहीं पाएंगे तो लोग आप पर थूकेंगे, लोग आपको किनारे कर देंगे, समाज से आप दरकिनार कर दिए जाएंगे फ्रॉम द कंसर्न ग्रुप और सोसाइटी। तो ये बात हुई कस्टमरी मोरालिटी की। अब जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स। अब मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ हम करेंगे, आल्दो प्रोफेशनल एथिक्स को फिर से हम रीड करेंगे। ये हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं अचानक से? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या है? 2015 GS4 डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग लॉ एंड एथिक्स। हम लिख सकते हैं एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, देखिए कुछ टीचर्स पर्सनल एथिक्स को मोरालिटी कहते हैं। क्या यूपीएससी ने आपको पर्सनल एथिक्स की जगह डिफरेंशिएट करने को पूछा मोरालिटी और प्रोफेशनल एथिक्स में? शायद नहीं। यूपीएससी ने आपसे क्या टर्म पूछा? पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो इससे समझ में आता है फॉर यूपीएससी एथिक्स और मोरालिटी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। अगर ऐसा नहीं है
तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता था मोरलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब आप ये बात समझ पाए होंगे। अब देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स जो पीवाईक्यू में पूछा गया। ये कहाँ टॉपिक में रखेंगे? प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये जो हेडिंग है इसमें कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो टॉपिक हैं वो आप प्रोफेशनल एथिक्स में ही पढ़ते हैं। सिटीजन चार्टर ये भी प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा है। देखते हैं क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय द प्रोफेशनल्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये, और ये फॉलो कौन कर रहा है? कुछ प्रोफेशनल, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल। एग्जाम्पल, फॉर द इंजीनियर सेफ्टी इज अ वेरी बिग स्टैंडर्ड एंड फॉर द डॉक्टर्स सेविंग द लाइफ इज अ वेरी बिग स्टैंडर्ड। तो इंजीनियर्स के लिए सेफ्टी है और डॉक्टर्स के लिए सेविंग द लाइफ एक स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना ही करना है। इसलिए इंजीनियर की प्रोफेशनल एथिक्स अलग है और डॉक्टर्स की प्रोफेशनल एथिक्स अलग है। मेनली फोकस ऑन इश्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एंड इन दैट प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन बेस्ड कुछ इश्यूज को देखता है और जो उस प्रोफेशन में ही इंपॉर्टेंट है उन पर बात करता है। जैसे एग्जाम्पल, क्वालिटी कंट्रोल इज अ बिग इशू फॉर अ प्रोडक्शन इंजीनियर। तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स हो सकती है वो हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई कुछ राइट थिंग्स। इट रेगुलेट्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो अगर आपके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स है तो आप वर्क प्लेस पे जो रिलेशनशिप है वो भी स्टेब्लिश सही से कर पाएंगे, रेगुलेट सही से कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, हाउ शुड इंजीनियर बिहेव ऑन द साइट। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप सेफ्टी को अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप अपने जूनियर से सही से ट्रीट करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे। तो बिहेव में यहां पर क्या दिखेगा? केयरिंग नेचर। हाउ शुड इंजीनियर बिहेव विद another engineer? Moral obligation of a professional. In other words, in case of twin sisters, case mentioned above, their parents were not interested, but doctors went to the court and took the permission for operation because that was the doctor's moral obligation. तो जो प्रीवियस केस स्टडी हमने देखी जिसमें डॉक्टर ने पहले तो फादर से पूछा, जब फादर ने डिनाई कर दिया फिर वो किसके पास गए? बिशप्स के पास। तो बिशप्स ने भी मना कर दिया, फिर वो गए कोर्ट के पास। तो उनकी प्रोफेशनल एथिक्स में ये सब करने को था। ये डॉक्टर का मोरल ऑब्लिगेशन था, उसे जान बचानी है किसकी? किसी एक बच्ची की। डॉक्टर मोरल ऑब्लिगेशन इज टू सेव लाइफ। तो अगर जिंदगी बचानी है तो किसी से भी लड़ जाना है, लेकिन डॉक्टर को जिंदगी बचानी पड़ेगी, चाहे फादर से बने या ना बने, रिलीजन से बने या ना बने, कोर्ट के पास जाना पड़ा, लेकिन जान बचा के लाया वो डॉक्टर। Characteristics of professional ethics. Professional ethics is stated in formal code or codes of conduct. तो प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट में देखी जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट को हम सेपरेटली फिर से डील करेंगे। एग्जाम्पल, फॉलोइंग आईएसओ कोड्स फॉर इंजीनियर्स इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो इंजीनियर के लिए अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो क्या हो सकते हैं? आईएसओ कोड में लिखी बात है। फॉर जुडिशरी, बीएनएस, बीएनएसएस और कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशन में जो राइट बातें हैं वो यहां से उन्हें पता लगेगी। रेगुलेट्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विद लोकल पॉलिटिशियन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हिज सीनियर एटसेट्रा। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है? मान लीजिए आप हैं एक एसडीएम, ठीक है। अब एसडीएम कैसे ट्रीट करेगा एक एमएलए से, ये कहाँ लिखा होगा? कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे कि आप एक एमएलए के साथ कैसे ट्रीट करें। इसके अलावा एसडीएम कैसे सीडीओ से बात करेगा, कैसे एडीएम से बात करेगा, कैसे डीएम से बात करेगा, ये कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होगा। सैल्यूटेशंस क्या होंगी? एसडीएम कैसे पटवारी से बात करेगा, एसडीएम कैसे तहसीलदार से बात करेगा, इसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। एसडीएम कैसे कांस्टेबल से बात करेगा, ये सब बातें पहले से डिफाइंड है। तो अपने जूनियर से, अपने सीनियर से या इलेक्टेड पॉलिटिशियन से, लोकल पॉलिटिशियन से कैसे बिहेव करना है, ये बातें भी प्रोफेशनल एथिक्स में ही आती हैं। हाउ टू एड्रेस जजेस। जजेस को एड्रेस किया जाए कैसे? योर लॉर्डशिप, योर ऑनर और सिंपली सर। फॉर्मर सीजीआई एएस बोबडे फ्लैग द इश्यू ऑफ सैल्यूटेशन। देखिए, सैल्यूटेशन ऑन मोर देन one occasion concerns have been expressed in India about persisting with the colonial relic.
तो ये भी इश्यू ऑफ सैल्यूटेशन की बात कर रहे हैं कौन? फॉर्मर सीजेआई एस.ए. बोबडे। तो यहां पर कौन सी इश्यू आपको समझ में आया? ये इश्यू ऑफ सैल्यूटेशन नहीं है, ये इश्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट सही से नहीं लिखे गए होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स में जो डिफरेंस है वो आप सही से समझ गए होंगे। एक और की टर्म है जो आपको बार बार दिखेगा, एथिकल लिटरेसी। तो एथिकल लिटरेसी को आप समझेंगे मोरल रिफ्लेक्शन प्लस प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट से प्लस कैलकुलेटिव जजमेंट से। इसको और कहा जा सकता है एथिकल इंटेलिजेंस से या सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग से। तो कोई भी टर्म आए आपको लिखना किसके बारे में है? इन तीन चीजों के बारे में। अगर एथिकल इंटेलिजेंस आए तब भी लिखना है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आए तब भी लिखना है, एथिकल लिटरेसी आए तब भी लिखना है। लिटरेसी में क्या क्या आता है? रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। लेकिन एथिकल लिटरेसी में क्या आता है देखते हैं। एथिकल लिटरेसी में मोरल रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट और कैलकुलेटिव जजमेंट। तो मोरल रिफ्लेक्शन की बात करें, कंप्रीहेंडिंग द एथिकल इश्यूज, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं इसकी? कंप्रीहेंडिंग द एथिकल इश्यूज, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एबिलिटी टू फोरसी द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। तो मोरल रिफ्लेक्शन मीन्स हम पहली बात तो एथिकल कंसर्न्स हैं जो कि यहाँ पर राइट क्या है और रॉन्ग क्या है पहले तो जान जाएं और कंसिक्वेंसेस को भी समझ पाएं। यू शुड नो इफ आई डू दिस देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद मी, विद माय फैमिली एंड अदर पीपल। अगर आप ये जान जाते हैं, काम करने से पहले आप कंसिक्वेंसेस को जान जाते हैं, तो आप में कहीं ना कहीं मोरल रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इन्वॉल्व थिंकिंग सिस्टमेटिकली अबाउट द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। तो सिस्टमेटिकली का मीनिंग क्या है? बार बार प्रोसेस में ही आप वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को सोचते समझते रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट्स हैं। यूजिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एज गाइड्स टू मेक चॉइसेस। तो आपकी जो चॉइस है वो किसके बेस पे होनी चाहिए? वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। दैट इज लर्न टू यूज योर प्रिंसिपल्स। तो जो आपने प्रिंसिपल्स सीख याद किए हैं, किताबों में पढ़े हैं या आपने मन में डाले हैं, उसको क्या करना है? यूज भी करना है। बस किताबों में मत बने रहने दीजिए, अपने दिमाग में मत बने रहने दीजिए, ये आप अपनी एक्टिविटी में लाइए, एक्शन में लाइए। सम एग्जाम्पल्स इन विच एथिकल लिटरेसी वाज नॉट ऑब्जर्व। तो कैसे नहीं होगी ऑब्जर्व? या तो मोरल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट नहीं होंगे, या कैलकुलेटिव जजमेंट्स नहीं होंगे। तो क्या थे? सीनियर आईएएस ऑफिसर हेल्ड इन ब्राइबरी केस इन राजस्थान। तो ये भी ब्राइब लेते हुए पाए गए। तो क्या नहीं दिखा? मोरल रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। ये जब ब्राइब ले रहे होंगे तब ये कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे चलिए अच्छा खासा रुपया आ जाएगा, शाम को उड़ाएंगे चल के। लेकिन नहीं पता कि अगर पकड़ गए तो कितनी बदनामी होगी और कहीं ना कहीं बच्चों को फिर से लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। अगर ये नहीं लेते तो क्या आज हम इनका डिस्कशन कर रहे होते? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही है किसका? माइंस डिपार्टमेंट के। तो ये कंसिक्वेंसेस ये सोच ही नहीं पा रहे थे उस समय। तो इनका जो विजन था वो शॉर्ट साइटेडनेस का है, बहुत थोड़ा सोच पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन की कोई बात थी ही नहीं, तो कंसिक्वेंसेस क्या ही देख पाएंगे। सीबीआई अरेस्ट सेंसर बोर्ड सीईओ राकेश कुमार फॉर टेकिंग ब्राइब ऑफ, अगर हम इस फिगर को हटा दें, फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेशन टू अ फिल्म। अब देखिए एक सीईओ सेंसर बोर्ड का जिसका नाम राकेश कुमार है कितनी ब्राइब मांग सकता है? आप कहेंगे सर ये 70 लाख मांग सकता है क्योंकि उसे सर्टिफिकेट देना है एक फिल्म को। लेकिन ये कितने ब्राइब मांगा? बस 70,000। बस 70,000 में ये सेट हो गए भाई साहब। लेकिन अगर ये इतनी ही ब्राइब में फंस गए हैं तो समझिए इनके माइंड में वैल्यू किसकी है? मनी की। कि मनी को तो वैल्यू कर रहे हैं, 70,000 भी मिले वो भी रख लेंगे। लेकिन ये वैल्यू किसे नहीं कर रहे? ये वैल्यू नहीं कर रहे एथिकल प्रिंसिपल्स को। उसके दिमाग एथिकल प्रिंसिपल्स की कोई कीमत नहीं है इनके दिमाग में, इसीलिए ये कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट ले ही नहीं रहे। अगर इनके पास ये ब्राइब आई, ये पहली बार ही मना कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको हम जेल करवा देंगे अगर आप ऐसे काम करेंगे, तो शायद आप फंसते ही नहीं। आप कंसिक्वेंसेस के बारे में जान रहे होते कि बदनामी होगी और जेल जाना पड़ेगा, अरेस्ट करेगी सीबीआई, तब भी आप नहीं लेते। लेकिन आपको पैसा ही दिख रहा था, शॉर्ट साइटेडनेस थी, इसलिए आप अरेस्ट हो गए। तो ये जो भी एक्ट दिखे ये अनएथिकल एक्ट हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि ये सब चीजें आप नहीं कर पा रहे थे। अब देखते हैं GS4 PYQ 2019। सोक्रेटिस का एक कोट है, एन
अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसका मीनिंग क्या है? इसका एंटीथेसिस देखते हैं। मीन्स एग्जामिन्ड लाइफ इज ओनली वर्थ लिविंग, यही तो है। जिंदगी है अगर तो एग्जामिनेशन के साथ होनी चाहिए, और अगर जिंदगी से एग्जामिनेशन हटा दिया जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन हटा दिया जाए, तो ऐसी जिंदगी होने से अच्छा मर जाना अच्छा होगा। मीन्स सोक्रेटिस कहते हैं अगर एग्जामिनेशन हटा दिया जाए जिंदगी से तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती, उससे तो अच्छा मर जाना होता है। तो व्हाट इज एग्जामिन्ड लाइफ? तो किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस? एथिकल इंटेलिजेंस और एथिकल लिटरेसी इन्वॉल्व्स। तो ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एथिकल इंटेलिजेंस, एथिकल लिटरेसी, एग्जामिनिंग लाइफ चॉइसेस, डेली डिसीजंस। जो आप डे टू डे बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, शाम को आइए सोचिए क्या ये डिसीजन सही था, गलत था, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या क्या अल्टरनेटिव थे, क्या मैंने कुछ गलत किया। व्हाट आर दो डिसीजन which you are taking every day so that you are coming closer to your goals and aware about those decisions which are hindering you from achieving those goals। तो यहाँ पर गोल्स की बात क्या है? एथिकल प्रिंसिपल्स की बात है। तो कुछ एक्ट आप कहीं ऐसे तो नहीं कर दिए जो आपको आपके एथिकल प्रिंसिपल से दूर ले जा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन चलती रहे, अगर ये नहीं हो रही तो इससे अच्छा जिंदगी हो ही ना। ये कौन बोल रहा है? सोक्रेटिस। अवर वैल्यूज, लाइफ गोल्स। तो किसको एग्जामिन करते रहें? अपनी वैल्यूज को एग्जामिन करते रहें। क्या हम ऑनेस्टी को वैल्यू कर रहे हैं? क्या हम ट्रूथफुलनेस को वैल्यू कर रहे हैं? या फिर हम बस वैल्यू कर रहे हैं मनी को, कैसे भी करप्शन की मनी आ जाए और बढ़िया से उड़ाया जाए। हमारी लाइफ में कुछ गोल हैं या नहीं है? तो अगर जिंदगी में गोल भी नहीं होंगे तब भी जिंदगी जिंदगी नहीं होगी, इससे अच्छा मौत है। रूल्स ऑफ लिविंग, दैट इज डिसिप्लिन योर लाइफ। तो जिंदगी में डिसिप्लिन है या नहीं, इस बात को भी आप एग्जामिन करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगी जिंदगी है ही नहीं। अवर रिलेशनशिप, अवर लाइफ इज फुल ऑफ रिलेशनशिप। सम रिलेशनशिप enriches our life and it adds value to our life. However, some relationship put us down. Hence, if we want to get succeed in our life, then we have to refrain ourselves from those toxic relationship. अब देखिए, एग्जामिनेशन करना है अपने बारे में बहुत अच्छा है, हमें और एग्जामिनेशन करना है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या कहीं टॉक्सिक नेचर के तो नहीं है? अगर वो टॉक्सिक हैं तो उनसे दूरी बनाइए। ये भी एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। अब देखिए, सोक्रेटिस का जो नेचर है वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन बहुत करते हैं। इनकी जिंदगी में क्वेश्चन का बहुत रोल है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन और अनएग्जामिन्ड लाइफ के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये कहते हैं क्वेश्चन करते रहिए, समझते रहिए जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हम एथिकल प्रिंसिपल से दूर जा रहे हैं, क्या अपनी वैल्यूज हैं, क्या जिंदगी में कोई गोल है या नहीं है, हमारी जिंदगी में जो आसपास के लोग हैं कहीं टॉक्सिक तो नहीं है नेचर में, कहीं मेंटल पीस के लिए खतरा तो नहीं है, कहीं हमें करप्शन की ओर तो नहीं ले जा रहे। ये सब बात आप डे टू डे बेसिस पर सोचते रहिएगा, और अगर आप सोचते रहेंगे तो आप एथिकल बने रहेंगे। एथिकल बने रहने का मतलब क्या है? एथिकल कॉम्पिटेंसीज, दैट इज एथिकल स्किल्स, पर्सनल एथिकल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दोज स्किल्स एज वेल। तो अगर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो इसमें मीनिंग है आपके पास कुछ स्किल हो और आप उसको अप्लाई भी कर पाएं। तो ये देखिए कीवर्ड क्या है, एक तो स्किल्स है, दूसरा एबिलिटी टू अप्लाई। देखिए, द फॉलोइंग ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एथिकली कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट है क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ स्किल हैं प्लस उसको अप्लाई भी कर रहा है। बी नॉलेजेबल अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन एज वेल। तो कॉम्पिटेंट होने का मीनिंग क्या है? आपको पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आप उसको अप्लाई भी कर पाएं। तो एथिकल रिस्पॉन्स वाली जो बातें हैं वो भी यहाँ पर हैं। एथिकल रिस्पॉन्स है या नहीं है? स्किल ऑफ अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स, तो अप्लाइंग की बात है। एग्जाम्पल, honesty is the best policy is known to everyone, but the ability to apply the same is somewhat which gauge our ethical competency। तो ethical competency का मीनिंग बस ये नहीं कि आपके पास कुछ ethical skills की नॉलेज है, कुछ ethics की नॉलेज है, नहीं, आप उसको अप्लाई भी करते हैं।
जब आप ऐसा करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, तब आप एक एथिकल कॉम्पिटेंट पर्सन कहे जाते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, एज ए सिटीजन प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस। तो आप प्रमोट कर रहे हैं क्या? इक्वालिटी और फेयरनेस। तो आप क्या हैं? एथिकली कॉम्पिटेंट पर्सन हैं। प्रोएक्टिवली रिस्पेक्ट्स एंड सर्व्स द पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और सर्व भी कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का मीनिंग फॉलो और सर्व मीन्स हेल्प। मीन्स जहां कहीं भी पब्लिक लॉ वायलेट हो रहा है तो उसको रोकें, और पब्लिक लॉ को अगर फॉलो करने की बात आए तो उसको फॉलो भी करें। एबिलिटी टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड नॉट मिसयूज प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी। तो आप कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच तो नहीं करते, सीक्रेसी की जो ओथ ली है उसको कहीं ब्रीच तो नहीं कर रहे। ये पर्टिकुलरली मिनिस्टर के केस में होता है। मिनिस्टर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को बता तो नहीं रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो एथिकली कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। The news of demonetization was not revealed to anyone in the government, and those handful of officers who knew this earlier could not reveal this to anyone, even to the family members. तो इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ये बात नहीं बताई थी। और अगर ये जो एथिकल कॉम्पिटेंसी है इन हैंडफुल ऑफ ऑफिसर्स में गायब होती तो क्या डिमोनेटाइजेशन हो पाता? शायद नहीं। तो जो सीक्रेसी है वो भी आपको बनानी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी आपको रिटेन करनी है। कंप्लीट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दोज फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल विच प्रिपेयर बजट फॉर अस। तो कंप्लीट सीक्रेसी किनसे चाहिए? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट बनाते हैं। समझ जाइए, अगर बजट एक दिन पहले ही बता दिया जाए चुपचाप किसी एक प्राइवेट कंपनी को, तो ऐसे बजट का कुछ मीनिंग रह जाएगा। लोग अनड्यू एडवांटेज गेन कर लेंगे क्योंकि उन्हें बजट की इंफॉर्मेशन पहले ही आ गई, बजट का जो स्कीम्स हैं उन्हें पहले ही पता लग गई। ऐसा नहीं करना होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तब आप एथिकली कॉम्पिटेंट पर्सन हैं। सीक्रेसी इज टॉट स्किल एंड वी लर्न इट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। देखिए, जो सीक्रेसी की जो स्किल है वो हम कहीं ना कहीं अपने बचपन से ही सीखते हैं। कैसे? हम लोगों की जो मदर है वो कभी कभार हमसे कहती हैं ये बात पापा को पता नहीं लगनी चाहिए। तो अगर पापा से कुछ बात छुपानी है, कुछ सीक्रेट रखना है, तो ये बात कौन बता रहा है? मदर। और यही वैल्यू अपने पब्लिक सर्विस में भी काम आती है। हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है डिमोनेटाइजेशन की, हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है बजट के रिस्पेक्ट। और क्या है एथिकल कॉम्पिटेंसी? एबिलिटी टू एम्ब्रेस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर। तो आप सामने वाले का जो एथिकल बिहेवियर है उसको एम्ब्रेस भी करें और प्रमोट भी करें। अपने एथिकल बिहेवियर की तो बात है ही है, सामने वाले की भी है। रिफ्यूज टू डू समथिंग अनएथिकल, एबिलिटी टू से नो। और अगर कोई आपसे अनएथिकल करने को कह रहा है तो आप में क्षमता होनी चाहिए आप नो कह पाए। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अवर स्कूल एंड कॉलेज डेज वी समटाइम्स बंक द क्लास। तो हम कभी कभार क्लास तो बंक करते ही हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अवर फ्रेंड्स विच वाज अनएथिकल एट दैट मोमेंट। उस समय ये क्लास बंकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है? अनएथिकल। सिमिलरली इन अवर सर्विस tenure we will get lots of chances to act in certain unethical manner। मौके तो बहुत आएंगे जिंदगी में अनएथिकल होने के। अनएथिकल होना ही जी है आपके लिए, रिश्वत लेना ही जी है, रिश्वत को मना करना बहुत कठिन है। तो बहुत मौके आएंगे जिंदगी में, लेकिन नो कहना सीखना पड़ेगा। ये नो कहना सीखना है। अगर आप नो नहीं कह पा रहे तो आप फिर एथिकल कॉम्पिटेंसी नहीं रखते। गलत बातों पे आपको ना कहना सीखना होगा। Maintain truthfulness and honesty, that is speaking the truth and saying the right thing। तो एक तो ट्रुथ बोलना है, लेकिन ट्रुथ कहीं ऐसा बोला जाए जो दूसरे को हर्ट ना करे। ट्रुथ कैन बी बिटर, ट्रुथ तो बिटर होता है फॉर समवन। Hence saying the right things mean to represent the truth in other ways without compromising with the facts। तो फैक्ट्स भी पहुंच जाए सामने वाले के पास और उसे बुरा भी ना लगे। जैसे, our government and honorable PM requested to all government department and citizens to call physical handicapped person as differently abled or दिव्यांगजन। तो उन्हें कह भी दिया और उनका कुछ रिस्पेक्ट भी रखा। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस बिहेवियर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर एंड डू नॉट ब्लेम अदर्स। अब देखिए, ये लीडरशिप की बात होती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ब्लेम दूसरों को नहीं करते तो आप फिर लीडर हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ गलत हुआ तो आपने ब्लेम किसको किया? पहले तो खुद को किया, क्योंकि आप लीडर हैं। एग्जाम्पल, इफ यू कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम देन डोंट क्रिटिसाइज द टीचर्स, सोसाइटी एंड पेरेंट्स। अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी में सबको
क्रिटिसाइज मत करिए, पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, खुद को देखिए क्या आपने कहीं गलती की है, और अगर आपने कुछ गलती की है तो उसको रिकॉग्नाइज करिए, एडमिट करिए। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? आफ्टर लूजिंग इलेक्शन इन इंडिया, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड ब्लेम गेम ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोग देखते ही हैं। एंड ईवीएम, कुछ कहते हैं ईवीएम खराब है, कुछ कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बेकार सा इंस्टीट्यूशन है, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। लेकिन ये जो बातें कहते हैं ये बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड बातें नहीं होती हैं, विच शोज देयर एथिकल इनकम्पिटेंसी। तो ये जो इनका एक्ट है ये अनएथिकल एक्ट है, इसमें एथिक्स नहीं दिख रही, वो स्किल्स नहीं दिख रही इनके पास जो वो राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कह पाए। And by doing so, these party cannot conduct serious examination of their defeat, which further make deteriorate the democratic values of any party. देखिए ये दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, किसे? इलेक्शन कमीशन, ईवीएम। तो ये रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं, ये खुद को एनालाइज नहीं कर पाते, जो इनकी पार्टी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। इंगेज इन एथिकल रीजनिंग, तो एथिकली कॉम्पिटेंट पर्सन एथिकल रीजनिंग में इंगेज रहता है। इसका मीनिंग क्या है? एज सिचुएशन चेंज द रीजनिंग शुड आल्सो बी चेंज। तो ये डायनेमिक पर्सनालिटी होती है। एक क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू का 2014, द करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड बाय वाइडस्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस सिचुएशन। तो आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, करंट सोसाइटी में क्या दिख रहा है? ट्रस्ट डेफिसिट फॉर पर्सनल वेलबींग एंड सोसाइटल वेलबींग। तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं इसके इस रिस्पेक्ट में? तो ट्रस्ट डेफिसिट से कैसे पर्सनल वेलबींग और सोसाइटल वेलबींग पर फर्क पड़ रहा है? व्हाट कैन यू डू एट द पर्सनल लेवल टू मेक योर सेल्फ ट्रस्टवर्दी। तो देखिए क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? ट्रस्टवर्दी। पहली बात तो आपसे कुछ पूछा गया है कि आप ऐसे कैसे कर पाएंगे। दूसरा, ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में हमें लिखना है, उससे पहले हमें ट्रस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, पर्सनल वेलबींग के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा और सोसाइटल वेलबींग के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। ये आंसर में लिखना है। सबसे पहले जानते हैं ट्रस्ट के बारे में, या यूं कहें ट्रस्ट वर्दीनेस। तो ट्रस्ट वर्दीनेस किन कॉमन प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है? पहले तो ऑनेस्टी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म और तीसरा है फिडेलिटी। जब ये तीनों होंगी तभी ट्रस्ट होगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रस्ट होने के लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों को हार्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ हार्म, तो दूसरा व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर फिडेलिटी वाली बातें नहीं है तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इनको इन डिटेल अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रस्टवर्दीनेस में क्या होती है ऑनेस्टी, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म, क्या होती है फिडेलिटी, उसको कल कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।